आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत के भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में बताया गया है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, साथ ही इसके क्षेत्र क्या है और उप क्षेत्र क्या है। कहने का मतलब यह है कि भूगोल विषय का अन्य विषयों के साथ कैसे संबंध रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो अपन पहले प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि मानव भूगोल मतलब कहने का मतलब भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरिस्टोस्थनीज ने कब किया था? 276 से 193 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। तो 276 से 193 ईसा पूर्व किसने किया था? एरिस्टोस्थनीज ने किया था। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। इनका काल 550 ईसा पूर्व था। कहने का मतलब यह है कि जो भूगोल विषय है, भूगोल विषय में आपने यह तो जान लिया कि भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थनीज ने किया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। पर जो हिकेटियस है वह एरिस्टोस्थनीज से पहले थे, मतलब 550 ईसा पूर्व में। 550 ईसा पूर्व में इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर जो पृथ्वी है उसका एक नक्शा जरूर बनाया था, जो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो कुछ कुछ वह मैच भी करता है। हिकेटियस 550 ईसा पूर्व में इन्होंने जियोग्राफी मतलब भूगोल को दो भागों में बांटा था। जियो यानी गोल भी होता है। तो गोल क्या है? अपनी पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी का वर्णन करना, और ग्राफिया यानी बदलते स्वरूप का वर्णन करना। अगर हम भूगोल की परिभाषा एग्जाम में आ जाती है तो हम ऐसे बता सकते हैं कि भूगोल के बारे में बता सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना तथा बदलते स्वरूप का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अब हम बात करते हैं भूगोल यानी जियो यानी ग्राफिया, मतलब वही बात होगी जियो पृथ्वी और ग्राफिया यानी बदलते स्वरूप का वर्णन करना। तो पृथ्वी है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ये अपनी पृथ्वी है। तो पृथ्वी समय के साथ पृथ्वी के उद्भव से लेके और वर्तमान समय तक देखें तो पृथ्वी में बहुत परिवर्तन हुए। पहले हम मानते थे कि पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे यह ठंडी हुई तो पृथ्वी दो भागों में बट गई। थी, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में एक दरार पड़ी थी जिसमें पानी भर गया था। उसे विद्वानों ने, जो भूगोल शास्त्री थे, भूगोल वेता थे, उन्होंने इसे पैंथिस सागर का नाम दिया था। और मध्य में एक खंडनुमा एक आकृति बनी जिसे उसे पैंथालासा सागर कहा था। तो मतलब इसमें परिवर्तन हुए, बदला, इसका स्वरूप बदला, और उससे और अब तक पृथ्वी में अनगिनत परिवर्तन हुए। तो उसी के आधार पर हम भूगोल के बारे में हम जान सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना तथा बदलते स्वरूप का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अब हम भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो भूगोल की दो शाखा है, एक मानव भूगोल और दूसरी कौन सी है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का विस्तार से चर्चा आपने 11वीं की क्लास में किया होगा। वो शायद आपको अब ध्यान नहीं रहे, पर अपनी 11वीं की किताबों को भी निकालना, उनका अध्ययन भी करना, जो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। साथ में अपन मानव भूगोल का विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल में अपन देखेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा के रूप में देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि भौतिक मानव निवास कहाँ कर रहा है? प्रकृति के अंदर कर रहा है, तो उसके भौतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति, मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। तो सामाजिक संस्कृति और पर्यावरण के मध्य संबंध बनाया है, तभी वह उसके बीच में रह पा रहा है। तो इसकी अपन परिभाषा के रूप में जान सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे अपन मानव भूगोल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध है। आपने देखा होगा
और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंध यूं है कि प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है और मानव के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मानव की जरूरतों को पूरा कौन कर रही है? प्रकृति कर रहा है, पर्यावरण कर रहा है। जो भी आज हमें खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य, पीने योग्य जो भी पदार्थ हैं, हमें कहां से मिल रहे हैं? पर्यावरण यानी प्रकृति से मिल रहे हैं। आज हमें सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में अपन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अपन ले लें कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर समस्त है, पर्यावरण भी है और मानव भी रह रहा है। पर हमें जब खाद्य पदार्थों के रूप में देखा जाए तो ये वृक्ष है, तो वृक्ष है उससे हमें देखो फल फ्रूट भी मिलते हैं, साथ में उससे हमें ईंधन भी मिलता है, तो वह प्रकृति के अंदर है ना, तभी तो हमें मिल पा रहा है। तो साथ में अपन ये भी मानेंगे कि मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको 19वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह बताया जाता है कि भूगोल विषय में जो मानव भूगोल है के बारे में इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में जब ये पहली बार ये बुक लिखी गई थी, जब ये मार्केट में आई थी, तो इसकी काफी इसका विस्तार हुआ था। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल के बारे में 19वीं शताब्दी में काफी विस्तार हुआ था। अब हम बात करते हैं रेड जेल। रेड जेल कौन थे? आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। आपने एक चीज जाना होगा कि रेड जेल की जो एक बुक है एंथ्रोपोंजियोग्राफी, जिसमें इन्होंने बताया कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का मतलब यही है कि रेड जेल खुद मानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए प्रकृति का सहयोग अति आवश्यक है। तो उन्होंने अपनी बुक में कुछ लाइन में अपने पढ़ते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अति आवश्यक है। एलएनसी सैंपल एक अमेरिकी शिष्या थी जो रेड जेल, अमेरिकी शिष्या थी कहने का मतलब यह है कि जो रेड जेल है, रेड जेल की शिष्या थी जो अमेरिकी मूल की रहने वाली थी, अमेरिकी मूल की रहने वाली थी, जो रेड जेल की शिष्या थी। इन्होंने बताया कि अस्थिर पृथ्वी में क्रियाशील मानव के मध्य बदलते रिश्तों का बोध किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कौन रह रहा है? क्रियाशील मानव। आप देखा होगा कि मानव अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है। तो इस बात को भी अपन जानेंगे कि एलएनसी सैंपल में परिभाषा में बताया है कि अस्थिर पृथ्वी में क्रियाशील मानव के मध्य बदलते रिश्तों या स्वरूप में परिवर्तन करना, यह एलएनसी सैंपल के द्वारा अपन जानते हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल के इतिहास से कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल के इतिहास से मतलब कहने का मतलब यह है कि मनुष्य व पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन व समायोजन व संशोधन का पारस्परिक संबंध है। संबंध यो है कि मनुष्य और पर्यावरण में वही बात आती है कि मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंध है और ये दोनों अपने आप में पूरक हैं कि प्रकृति बिना मानव का अस्तित्व नहीं है और मानव बिना प्रकृति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर प्रकृति में देखो कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो मानव कर रहा है, मानव अपनी जरूरत के अनुसार परिवर्तन किए जा रहा है। बातचीत मतलब पहले क्या था, जो अपन इतिहास करते हैं, अपन बात करेंगे 15वीं शताब्दी में मानव भूगोल का इतना खासा विस्तार नहीं था। जो भी अपने छोटे छोटे समुदाय थे, क्योंकि अपन 15 शताब्दी में देखें तो अपने राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। कितने शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में अपन देखेंगे तो राजाओं का शासन था। वहां पर राजाओं आपस में युद्ध हुआ करते थे, तो आपस में इतने खासे संबंध नहीं थे। धीरे धीरे उनके संपर्क बढ़ने लगे 15 शताब्दी के बाद। तो मानव भूगोल का विस्तार से चर्चा होने लगी और धीरे धीरे मानव भूगोल एक विषय के रूप में बन गई। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र व उपक्षेत्र। कहने का मतलब यह है कि जो मानव भूगोल है यानी भूगोल के
भूगोल का अन्य विषयों के साथ कैसे संबंध रहा होगा। आप एक बार देखना, कोई भी व्यक्ति है या तुम्हारा कोई भी रिलेटिव है या कोई दूर का व्यक्ति है या कोई समुदाय है या समाज है, तो उसका पहली बार तो उसकी एक संस्कृति होती है, एक समुदाय होता है। संस्कृति से क्या होता है, वह जुड़े रहते हैं आपस में। तो अपन ऐसी बात करते हैं, ऐसी विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक परिवेश होता है। तो अपन बात करते हैं अध्ययन क्षेत्र में। अध्ययन क्षेत्र में बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल। मानव भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल में दोनों में संबंध रहा है कि मानव और संस्कृति दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। दूसरी अपन करते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में अपन चर्चा करें तो सामाजिक भूगोल, मानव एक समाज के भीतर रहता है, मानव एक समाज के भीतर एक छोटे छोटे समुदायों में बटा रहता है और उसी में अपना जीवन यापन करता है। दूसरी नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल, सपोज करो कोई व्यक्ति है नगरों में रह रहा है, तो मानव और नगरों के बीच में भी पारस्परिक संबंध है। जनसंख्या भूगोल, वही मानव है जिसकी एक जो पहले एक छोटे समुदाय में रहता था, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़कर बड़े समुदाय में बन गए, बड़े नगर बन गए। वह जनसंख्या के कारण हुए क्योंकि जरूरत के अनुसार मानव विचरण करता है। आपने प्रवास वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। वह कब करता है, जब उसकी आवश्यकताओं की जरूरत, मतलब जरूरत जब आवश्यकताएं उसकी बढ़ जाती हैं और वह छोटे क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, तो वह दूसरे क्षेत्रों में जाने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, किसी भी एग्जाम्पल अच्छी शिक्षा के लिए, तो वह प्रवास करता है। तो वो प्रवास वाले टॉपिक में अपन वो सब पढ़ेंगे, है ना। तो जनसंख्या। फिर हम राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल, मानव और राजनीतिक भूगोल, कोई भी हो, कोई भी देश हो या वो हो, वहां पर राजनीतिक भूगोल का भी विशेष महत्व। मानव और राजनीतिक दोनों में आपसी संबंध है। आवास भूगोल, कहीं भी रहेगा मानव, तो मानव के लिए आवास जरूरी है। बिना आवास के वो है एक अपने परिवार या कोई भी नगर में वो रहता है, तो उसके लिए आवास भी जरूरी है। अब हम करते हैं आर्थिक भूगोल की बात। आर्थिक भूगोल से मतलब यह है कि मानव की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं, उनकी पूर्ति के लिए वह प्रयास करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं अध्ययन क्षेत्र। अब हम बात करते हैं उप क्षेत्र के बारे में। उप क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। उप क्षेत्र यानी व्यवहारवादी भूगोल। उप क्षेत्र मतलब मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में बात करते हैं। व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी के बाद सामाजिक कल्याण का भूगोल, मतलब समाज में कल्याण की भांति कार्य करना। सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल से मतलब यह हो गया कि मानव पुराने इतिहासों से जो गलती की उनसे सीख लेके अब बेहतर कार्य करे। चिकित्सा भूगोल, कोई भी हो, मानव हो, अगर वहां पर चिकित्सा की अच्छी बेहतर व्यवस्था होंगी तो मानव के लिए जो असाध्य बीमारी है उनसे निजात पाने में उन्हें सफलता मिलेगी या परेशानी होगी जो आसानी से मिट जाएगी। और लिंग भूगोल आदि बारे में यह उपक्षेत्र है। अपन एक छोटी सी बात करते हैं कि सपोज करो एग्जाम्पल के लिए यह भूगोल है, यह भूगोल है। अब भूगोल के अंदर मानव और भूगोल का आपसी संबंध है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ही मानव विचरण करता है। जगह जगह नए नए भूभागों में बटे हुए, पृथ्वी को नए नए मतलब भूभागों मतलब नए नए देशों में बटे हुए हैं। तो देशों में बटे हुए हैं, तो भूगोल यानी पूरी पृथ्वी गोल है, इसके अंदर मानव निवास कर रहा है। तो अपन बात करते हैं मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के कहने का मतलब यह है कि मैंने एक चीज बताई थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो भागों में बट गया। तो यह जो परिवर्तन हुआ पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के जो परिवर्तन हुआ, तो इसका जो भौतिक स्वरूप है, क्या है? भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में अनगिनत परिवर्तन हुए। भौतिक स्वरूप में अनगिनत परिवर्तन हुए। क्यों हुए? क्योंकि इस भौतिक स्वरूप से कई नदियां बह रही हैं, कई पहाड़ बने हुए हैं, नदियां, पहाड़, ज्वालामुखी, कहीं रेगिस्तान है, आपने देखा हो, कहीं वर्षा वन है, कहीं वृक्षों की अत्यधिक मात्रा है। मतलब पृथ्वी में अनगिनत विविधताएं पाई गई
उसी के अनुसार अपन भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं कि भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे मानव रह रहा है, पृथ्वी पे मानव रह रहा है तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का विस्तार से अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। अगर भौतिक भूगोल की परिभाषा भी आ जाए तो अपन इतना भी लिखेंगे तब भी एग्जामिनर आपको आराम से नंबर दे सकता है कि भौतिक स्वरूप, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक स्वरूप से मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर नदियां, पहाड़ियां, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, मतलब अनगिनत वृक्ष, वनस्पति, अनेक ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं भूविज्ञान। भूविज्ञान और भौतिक, भूमि के अंदर कितनी परतें हैं, भूविज्ञान के अंदर अपन पढ़ेंगे। भूविज्ञान के अंदर अपन पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं और उन परतों की क्या क्या विशेषता है, क्योंकि हमें खनिजों की आवश्यकता पृथ्वी के भूगर्भ से ही प्राप्ति होती है। मौसम विज्ञान, पृथ्वी के वायुमंडल में मौसमों का क्या चक्र है, कैसे वो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के। जंतु विज्ञान, मतलब पृथ्वी के अंदर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु का एक अपना निश्चित जलवायु है। कोई भी जीव जंतु अपने जलवायु विशेष क्षेत्र में रहना पसंद करता है और वहां पर ही उनकी जो जन्म दर है उनमें वृद्धि होती है, तो उसमें जंतु विज्ञान पर। रसायन विज्ञान, पृथ्वी मानव द्वारा, आप साइंस में अपन पढ़ते हैं कि नए नए शोधों के माध्यम से नए नए पदार्थों की का विकास किया है या रचना की है या आविष्कार किया है, जिससे मानव ने अपने अनुकूल खुद को पृथ्वी में ढाल लिया है। अब हम आगे की चर्चा आगे के टॉपिक में करते हैं। साथ में बच्चों, अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर और समझा सकूं। धन्यवाद।